इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अवाम के दबाव पर झुका इमारत शरिया। अमीर शरीयत के इंतखाब को मुलतवी किया गया है। 8 अगस्त को इंतखाब कराने का ऐलान किया गया था। इमारत की मजलिस शोरा और अवाम की जानिब से अमीर के इंतखाब को मुलतवी कर दिया गया है। इमारत शरिया बिहार ने इंतखाब को मुलतवी करने का दूसरा बहाना खोजा है। लॉकडाउन के सबब अमीर शरीयत के इंतखाब को मुलतवी करने की बात कही है। अब नए सिरे से इस पर गौर किया जाएगा। एक खास शख्स की अमीर शरीयत बनाने की इमारत शरिया कोशिश कर रहा था। अवाम की सख्त मुखालफत के सबब इंतखाब को मुलतवी किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। अवाम के दबाव पर इमारत शरिया झुका है। अमीर शरीयत के इंतखाब को मुलतवी कर दिया गया है। 8 अगस्त को ये इंतखाब होना था। इमारत शरिया के मजलिस शोरा और अवाम की जानिब से अमीर के इंतखाब को मुलतवी करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि एक खास शख्स को अमीर शरीयत बनाने की बात हो रही थी और इसी को लेकर के अवाम जो है ये इंतखाब मुलतवी करने की बात हो रही थी। हमारे नुमाइंदे महफूज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, अवाम के दबाव में आखिरकार इमारत शरिया झुकी गया। देखिए मुनज्जा, गुज़िश्ता 1 महीना से इमारत शरिया और इमारत शरिया के अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर बिहार, उड़ीसा और झारखंड में जबरदस्त तरीके से सियासत चल रही है। जी। इमारत शरिया की जो मौजूदा इंतजामिया है, जो जिम्मेदार हैं, खास तौर से नायब अमीर शरीयत की ये जिम्मेदारी थी और है कि वो अमीर शरीयत का इंतखाब कराएंगे। और 8 अगस्त की तारीख जो है नायब अमीर शरीयत ने तय किया था अमीर शरीयत के इंतखाब कराने के लिए, और उसके लिए 15 जोन बनाए गए थे। ये पहली बार हो रहा था जी। कि अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए बैलेट पेपर होंगे और 15 जोन में लोग जाकर वहां अपना वोट डालेंगे। खास बात यह है, लोगों की जानकारी के लिए ये बता दें कि इमारत शरिया के अमीर शरीयत का इंतखाब एक कमेटी करती है जिसका नाम अरबाब हल व अक़द है। अरबाब हल व अक़द में 851 मेंबर होते हैं। वो 851 मेंबर ही अमीर शरीयत के इंतखाब का अख्तियार उन मेंबरों को होता है। अब तक ये होता रहा है कि अरबाब हल व अक़द की पूरी टीम एक जगह बैठती है। चाहे मौलाना वली रहमानी जब अमीर शरीयत बने थे तो उनका इंतखाब भी इसी तरह हुआ था। उससे पहले के अमीर शरीयत का इंतखाब भी इसी तरह हुआ था। लेकिन नायब अमीर शरीयत जो है मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग जोन बनाकर उन्हें बुलाना चाहते थे और इंतखाब कराना चाहते थे, जिसके खिलाफ खुद इमारत शरिया के मजलिस शूरा ने बयान दिया था। नायब अमीर शरीयत को बाकायदा मेमोरेंडम लिख कर दिया था और ये कहा था कि ये गलत है। मजलिस शूरा के अरकान ने इसकी मुखालफत की थी। पटना में मुख्तलिफ जगहों पर इसको लेकर अहले इल्म और समाज के जिम्मेदारों की जानिब से लगातार मीटिंग चल रही थी। सियासी, समाजी तमाम लोग जो है उस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। लगातार इमारत शरिया को मेमोरेंडम भेजा जा रहा था। नतीजे के तौर पर आवाम के और मजलिस शूरा के अरकान के दबाव में आकर इमारत शरिया ने 8 अगस्त की तारीख को मुलतवी कर दिया और ये कहा है कि अब इंतखाब बाद में होगा। हालांकि इसके लिए बहाना जो है कोरोना और लॉकडाउन इमारत शरिया ने बनाया है, जबकि हकीकत कुछ और है। यहाँ ये भी एक बड़ा सवाल लोगों के सामने खड़ा हो गया था कि क्या इमारत शरिया तकसीम हो जाएगी, क्योंकि झारखंड के लोग जो है ये कहने लगे थे कि अगर दस्तूर के मुताबिक अमीर शरीयत का इंतखाब नहीं होगा तो झारखंड अलग हो जाएगा, उड़ीसा अलग हो जाएगा और बिहार अलग हो जाएगा। ऐसे में एक ऐसा इदारा जिसकी तारीख 100 सालों पर मुश्तमिल है और ये कहा जाता है कि देवबंद और बरेली शरीफ के बाद में इमारत शरिया का मकाम जो है इस मुल्क में जो है काफी अहम माना जाता है और तमाम फैसले चाहे वो इस समाज के सिलसिले में, अक़लियतों के सिलसिले में जो भी किस्म के मसाइल आते रहे हैं उसमें इमारत शरिया पेश रहता है। इमारत शरिया के अमीर शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी होते हैं। उस नाते भी लोगों की ये लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जो अमीर शरीयत वही बने जो इमारत का दस्तूर है, जिस दस्तूर के मुताबिक जो बातें बताई गई है कि अमीर शरीयत में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, उन खूबियों के मालिक ही अमीर शरीयत बन सकते हैं।
जी। ऐसे में लोगों के सामने ये एक चैलेंज था कि इमारत शरिया क्या टूट कर बिखर जाएगी। उसको बचाने की कोशिश के लिए पटना में लगातार एक महीने से मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंग लोग करते रहे हैं। वो इमारत के मजलिस शूरा के लोग हों या आम लोग हों, तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इसमें रहा है। जी। यही वजह है कि नायब अमीर शरीयत जिनके हाथ में अभी अख्तियार है अमीर शरीयत का इंतखाब कराने के लिए, उनकी एक पूरी लॉबी जो है, उनकी एक पूरी टीम जो इल्जाम है उनके ऊपर मजलिस शूरा की जानिब से और लोगों की जानिब से कि नायब अमीर शरीयत जो है जानिबदारी कर रहे थे, एक खास शख्स को अमीर शरीयत बनाने के लिए लॉबिंग हो रहा था। तो इन तमाम चीजों को लोगों ने उठाया और नतीजे के तौर पर आवाम के दबाव में इंतखाब को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन लोग ये भी अब इमारत शरिया से अपील कर रहे हैं कि साबका जो रवायत रहा है, जिस हिसाब से इंतखाबात होते रहे हैं, जो अरबाब हल वक़्त के जो मेंबर हैं उन मेंबरों को एक जगह किसी मकाम पे बुलाया जाए, कोविड के तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अलग अलग 3-4 जगहों पर एक ही शहर में रखा जा सकता है और उन्हें जो है बाकायदा उनको कहा जाए और वो आजाद हो इस मामले में कि वो किसको अपना अमीर शरीयत बनाना चाहते हैं। वो जो है या तो वोटिंग कर दें या उनका नाम लिखकर जो है दे दें और बाद में ये तय हो और जिनका नाम सबसे ज्यादा है वो अमीर शरीयत कहलाएं। तो इस तरह से ये कोशिश हो रही है ताकि तनाज़ा इतना बढ़ ना जाए कि झारखंड के लोग अलग हो जाएं, उड़ीसा के लोग अलग हो जाएं और इमारत शरिया जो है इस मुकाम पर आकर जब इमारत काफी अहम है और इसकी अपनी एक तारीख है, कमजोर न पड़ जाए। तो इसको लेकर भी लोग जो है बहुत संजीदा हैं। जी मुनज्जा। महफूज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज रियासत के सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में बारिश से नजात तो मिल गई है, लेकिन लैंडस्लाइड और सैलाब से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई अफराद लापता भी हैं। मुतासरीन के अहलखाना के लिए सीएम ने इससे पहले 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया था। करीब 1.5 लाख अफराद बेघर हैं। उनकी राहत कारी जारी है। हुकूमत और इंतजामिया राहत बचाव में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, उद्धव ठाकरे आज किन इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं? देखिए, आज का जो दौरा है सीएम उद्धव ठाकरे का कोल्हापुर का दौरा है। ये दौरा काफी अहम है क्योंकि कोल्हापुर में जिस तरह से देखा गया था बाढ़ की वजह से काफी लोग परेशान थे, काफी दिक्कतें थे और कई जाने भी जा चुकी हैं। लगभग 150 से ज्यादा जाने जा चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे करीब 10 बजे कोल्हापुर पहुंचेंगे। इसके बाद जो शिरोड गांव है वहां पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और जो भी पंचगंगा हॉस्पिटल में एडमिट है उनसे भी मुलाकात करेंगे और बातों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से पहल ये की जा रही है किसी भी तरीके से जो पंचनामा है पहले जहां जहां नुकसान हुआ है वो किया जाए। तो जिसे लेकर महासरकार के कई जो मंत्रीगण है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने विभाग से किस तरह से मदद दी जा सकती है उसे लेकर दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से देखा गया है कि बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ, व्यापारी परेशान है, कई जाने गई, कई घर बेघर हुए। जिस तरह से एक दिन पहले जो मंत्री पुनर्वसन मंत्री है विजय वट्टीवार, उन्होंने साफ तौर पे ये बताया था कि आज से 60 से 70 हजार घरों पे 10,000 रुपए की जो रकम है उनके अकाउंट में डाली जाएगी। इस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी और जिस लाखों घर बर्बाद है, कई व्यापारी वर्ग है जो परेशान है, उनके सारे बिजनेस खराब हो चुके हैं। तो उन्हें बीमा योजना कंपनियों कहा गया है, सीएम ने आदेश दिया है कि 50% कम से कम उन्हें जो बीमा की रकम है वो दे दी जाए ताकि जल्द से जल्द वो अपने व्यापार को फिर खड़ा कर सके। इस तरह से कई उपाय योजना बनाई जा रही है और आज का जो दौरा है काफी अहम होगा। जी बिल्कुल, आज का दौरा काफ़ी अहम है। ऐसे में कई लोग बेघर हुए हैं। क्योंकि कई गांव भी जो है तबाह हो गए हैं, किस तरह से बाज़ाबातकारी इन तमाम तर लोगों की जाएगी और जो नुकसान हुआ है माली नुकसान भी किस तरह से इन तमाम तर सूरत हाल से निपटने जा रही है इंतजामिया? देखिए, जिस तरह से सैलाब आया उसके बाद कई तरह के नुकसान हुए। इस नुकसान का अभी तक पूरी तरीके से सरकार ने जायजा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान ये सरकार के लिए भी अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। पंचनामा शुरू है, जल्द से जल्द जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो पंचनामा करके जल्द से जल्द जो नुकसान है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उसी के हिसाब से राज्य सरकार को दी जाए। राज्य सरकार के पास जब ये रिपोर्ट पहुंचेगी तो उसी के आधार पर ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भी भेजेगी और वहां से भी राहत पैकेज किस तरह से मिल सके इसे लेकर एक उम्मीद
उम्मीद जताई जा रही है कि वो सरकार से, केंद्र सरकार से बात करेंगे। लगभग इससे पहले भी देखा गया था कि महाराष्ट्र में बाढ़ जब आए थे उस दौरान काफी नुकसान हुआ था, करीब 4,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उस दौरान भी केंद्र सरकार से मांगा गया था, तो उस वक्त 700 करोड़ रुपए ही महज सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को मिले थे। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से पीएम ने बाकायदा उद्धव ठाकरे से बात की है, दोनों के बीच में स्थिति को लेकर कई तरह की स्थितियां साफ हो चुकी है, तो इस बार के जो पंचनामा में जो नुकसान है वो अगर केंद्र सरकार को दिया जाएगा तो केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत मिल सकती है। इस तरह की एक उम्मीद जताई जा रही है। सभी अधिकारियों को कह दिया गया कि जल्द से जल्द नुकसान का जायजा करें। बिल्कुल, सभी अधिकारियों को कहा गया है कि नुकसान का जायजा लिया जाए ताकि जल्द ही जो भी नुकसान हुआ है और जिन लोगों का हुआ है उनको इमदाद दी जाए और लोगों तक जो है राहत पहुंचाई जाए। वसीम, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। इससे पहले की बारिश में दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया था। लोगों को गर्मियों से निजात तो मिली थी, लेकिन आमदोरफ्त में काफी दिक्कतें पेश आई थी। वहीं दिल्ली के यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। यमुना नदी के पुल पर एहतियात से लोग सफर कर रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इससे पहले यमुना नदी में जहरीला झाग देखा जा रहा था। वहीं खबर विजयवाड़ा से है, जहां बिजली के शॉक लगने से 6 अफराद की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक फिश पॉन्ड में काम कर रहे लोग अचानक बिजली के जद में आ गए और उनकी वहीं मौत हो गई। ये सभी अफराद उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात का ये वाकया बताया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, यह हादसा किस तरह पेश आया? गुंटूर के जहाँ लंकवानी दिब्बे, जहाँ समुद्री तट के जो मछली का जो पैदावार का जो तालाब है, वहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह मेंटेनेंस देखने के लिए 6 लोग वहाँ पे थे जी। जो रात को लगभग 11-12 बजे जो है ना, जो बताया जा रहा है कि बिजली के इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से पूरी तरह से जल गए। मगर ये वाकया जो है ना सुबह में बाहर आया। जब पुलिस वाले वहां पे गए तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं है तो कैसे ये हादसा जो है ना केमिकल के वजह से कुछ हुआ क्या? तो इस तरह से पुलिस पूरी तरह से इंक्वायरी कर रही है। किसी को वहां नहीं जाने दे रहे हैं। पूरी तरह से जो मछली पैदावार के लिए जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो उस केमिकल की वजह से या दूसरी तरह से किसी वजह से जो हादसा हुआ ये बताया। पूरे लोग, सभी लोग जो 6 लोग हैं ना पूरी तरह से जल गए। वो जो एक रेत के शेड में जो है ना पूरी तरह से इसलिए डाउट आ रहा है कि जो रेत का जो शेड है वो पूरी तरह से जला नहीं, तो इसलिए जो है ना पुलिस को एक डाउट है कि हादसा कैसे है। तो इस पर पूरी तरह से अभी गुंटूर के जो रूरल एसपी है वहाँ पे जा रहे हैं। रेपल्ले से वो पूरी 25 किलोमीटर की दूर में जो इंटीरियर जो जगह है समुद्री तट के, वहाँ पे जो सुनसान रहता है। तो इस वजह से हादसा कैसा हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला। बिल्कुल इसाक, 6 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में किस वजह से यह हादसा पेश आया, कि वाकई इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से 6 लोगों की जानें गई हैं, इस पर तहकीकात जारी है। इसाक, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अभी तक सूरत हाल जूं के तू है। इंतजामिया अपनी कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें टूट चुकी है। लोगों को आमदोरफ्त में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। उधमपुर में कई गांवों का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोगों ने सड़कों की तामीर की अपील की है। अभी जो लैंड देखो PMSY का रोड है हमारा, इसका बहुत दूर हमारे लोग दूर दराज के रहने वाले हैं। कुछ गाड़ियां पीछे रुकी हुई है। 2 दिन की जो बारिश चल रही है, इससे वजह से बहुत नुकसान है। और साथ में जो कुछ घर हैं साथ में, इनको भी नुकसान काफ़ी पहुंचा है। और इधर वो जो हमारा हम मीडिया से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा रोड, और सरकार से अपील करते हैं भाई हमारा रोड जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए। ये कल रात को ही हुआ है और मेरा घर ये पास में, ये घर मेरा है। पूरी जगह वो बैठ रही है पूरी। तो पता चला, आज मैं बाहर कहीं गया था, पता चला आज सुबह ही पहुंचा हूँ। तो बहुत ज़्यादा वो हुआ है, पूरी ज़मीन बैठ गई है। तो कितना नुकसान हुआ और कितने गांव के लिए रास्ता बंद हो चुका है?
आगे 2-3 गांव आगे हैं। पूरा ये ओसू गांव है, यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा ये कोटली वाला ओसू रोड जो है ये किलोमीटर 9 में ये लैंडस्लाइड हुआ है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ पे, और ये ऊपर से ये सीप हो रहा है पानी इसमें, तो ये पूरी की स्लाइड जो आ रही है, इससे हमारा रोड भी जो है वो डैमेज हो गया है। तो अभी हम इसको जैसे भी आप देख रहे हैं, जैसे भी खड़ी है यहाँ पे, तो हम थोड़ी देर में इसको रिस्टोर कर देंगे, लेकिन इसको टेम्प्रेरी रिस्टोर होगा, ये परमानेंट नहीं होगा अभी। तो लगभग कितने गांव इससे अफेक्टेड हुए हैं, खासकर इस रोड को लिंक करके? ये इसके आगे अभी और कोई 9 और 15 किलोमीटर रोड और है, और काफ़ी एरिया जो है इसके साथ मतलब इफेक्ट हुआ है ये, लेकिन हम शाम तक इसको रिस्टोर कर देंगे। है जिसका शुबा किया जा रहा है कि ड्रोन हो सकता है। सांबा के एसएसपी ने टेलीफोन पर इसकी तस्दीक की है। सांबा में मुश्तबा चीज उड़ती देखी गई। शय के ड्रोन होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। 3 मकामात पर यह मुश्तबा चीज देखी गई है। एसएसपी सांबा ने टेलीफोन पर इसकी तस्दीक की है। इससे पहले भी हमारे नुमाइंदे आमिर इस वक्त हमारे साथ फोन पर, माफ कीजिएगा समीर इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। समीर, एक बार फिर जो है सांबा में ड्रोन देखे जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और 3 जगहों पे मैं कहूँ कल शाम को सांबा में ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट्स देखे गए। जाहिर तौर पर ये ड्रोन ही था। एसएसपी ने भी इसकी तस्दीक की है। ये तीनों जगह जो गगवाल एरिया है वहाँ आईटीबीपी का कैंप है। इसी तरह बड़ी ब्राह्मणा में जो है वहाँ पे आर्मी का कैंप है, और इसी तरह से जो तीसरी जगह है वो भी बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। उसके साथ साथ सांबा में 3 जगहों पे, और परगवाल जो अखनूर सेक्टर में है वहाँ पे भी कल देर रात को एक ड्रोन देखने की खबर है। तो कुल मिला के कल शाम से 4 जगहों पे ड्रोन देखे गए, जिसमें 3 सांबा में और 1 जगह परगवाल में देखे गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सांबा में जो तीनों जगह है ये आर्मी और आईटीबीपी के कैंप्स हैं। तो जाहिर तौर पर जो ड्रोन उड़ाने का जो सिलसिला है, जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं पिछले 27 जून से जो लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं कई जगहों पे, हालांकि कई दिनों से तकरीबन 5 से 6 दिनों के बाद फिर यहाँ ड्रोन दिखे हैं। तो बीएसएफ का भी कहना है कि उन्होंने कुछ फायर किए हैं और जो उन्होंने देखे थे ड्रोन सांबा में कल शाम को, लेकिन वो ड्रोन जब उन्होंने फायरिंग की तो वो ड्रोन वहां से फिर गायब हो गए। तो वहां पे जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी वहां पे बीफ अप की गई लोगों में बहुत ज्यादा, क्योंकि जो लोग हैं उनका ये कहना था कि पहले उन्होंने समझा कि कुछ लाइट्स आ रही हैं आसमान से और हो सकता है कि जहाज हो, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा और जब उन्होंने ये पाया कि कोई ज्यादा शोर नहीं है इसमें, तो उन्होंने फिर मुतल्लिका जो पुलिस है वो पुलिस को उसकी इतला दी, और उसके बाद पुलिस और बीएसएफ ने वहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और सर्च वर्च किया। लेकिन जब फायरिंग ड्रोन्स पे हुई तो वो वहाँ से गायब हो गए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि एक बहुत सीरियस और बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया, और अब फिर एक बार जिस तरह आर्मी और बीएसएफ और आईटीबीपी के कैंप्स के सामने और जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो परगवाल में है वहाँ पे भी लगातार जो कल शाम से हुआ है, तो एक तशवीश की लहर जाहिर तौर पर दौड़ गई है फिर सिक्योरिटी एजेंसीज में, क्योंकि जो मंशा होती है, एम होती है इस ड्रोन के उड़ाने की पाकिस्तान की, वो ये है कि किसी तरह से रेकी किए जाए, किसी तरह से देखा जाए कि जो हमारे सिक्योरिटी और इंस्टॉलेशन हैं जहाँ जहाँ कैंप्स हैं उनमें क्या हमारा, तो ये जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक बड़ी तशवीश की बात, क्योंकि सारा कुछ एक्सपोज हो जाता है। तो उसको देखते हुए हालांकि जो यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि एंटी ड्रोन मैकेनिज्म को और बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ये बातें की जा रही थी, और जिस तरह से इससे पहले हमने देखा था कि लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जारी था, हालांकि कुछ दिनों से ये सिलसिला रुका हुआ था, लेकिन अब फिर से सांबा में ड्रोन देखने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई आज दिल्ली के दौरे पर है, जहां पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के इक़्तिदार की बागडोर संभाली है। माना जा रहा है कि येदियुरप्पा ने कई अहम मामलात में बीजेपी को क्रॉस करने की कोशिश की थी, जिसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। हालांकि येदियुरप्पा ने कहा कि वो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं।
राजकुंद्रा मामले में शिल्पा शेट्टी के नाम को खराब करने की कोशिश करने वाले इदारों के खिलाफ शिल्पा शेट्टी ने हत्या इज्जत का मुकदमा दर्ज कराया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज हत्या इज्जत मामले में समाअत होगी। शिल्पा शेट्टी ने 25 इदारों के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनका नाम उनके शौहर के साथ मुलजिमाना कार्रवाइयों में घसीटा जा रहा है। शिल्पा शेट्टी ने 25 करोड़ का मुतालबा भी किया है। तो आपको बता दें कि राजकुंद्रा मामले को लेकर के शिल्पा शेट्टी का नाम भी सामने आता है और जिस तरह से राजकुंद्रा के नाम के साथ शिल्पा शेट्टी का नाम जोड़ा जा रहा है, तो इस मामले को लेकर के शिल्पा शेट्टी ने हत्या इज्जत का मामला दायर किया है। प्रशांत हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, शिल्पा शेट्टी ने हत्या इज्जत का मामला दर्ज किया है और 25 करोड़ का मुतालबा भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए आज मुंबई हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई भी होनी है और शिल्पा शेट्टी ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मामला दर्ज कर डिफेमेशन का केस किया है, क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरह से राजकुंद्रा का नाम पोर्नोग्राफी में आया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से शिल्पा शेट्टी का भी नाम जो है उसके साथ जोड़ा गया और बीच में हमने देखा कि क्राइम ब्रांच की टीम राजकुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर भी गई थी, वहां पर छानबीन भी किया गया था और शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी की गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजकुंद्रा की अगर अदालती कार्रवाई को देखा जाए तो निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 27 तारीख को जब उनको पेश किया गया था तो 24 दिनों तक जेल हिरासत में भेज दिया गया है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी राजकुंद्रा की जो याचिका दाखिल की गई थी कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो इनलीगल तरीके से किया गया है, जो गलत है। उनके वकील आबाद पोंडा ने कल वहां पर अपनी बहस पूरी कर ली है। अब जो है सरकारी पक्ष का सुनना यानी शनिवार को अदालत ने तय किया है। वहीं दूसरी तरफ कल ही जो है शिल्पा शेट्टी ने ये बात अपने याचिका में रखते हुए कि जो मीडिया कर्मी है 29 ऐसे मीडिया कर्मी और मीडिया हाउसेस हैं जो राजकुंद्रा की खबर को गलत चला रहे हैं और जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी की जो प्रतिष्ठा है या उनकी जो इमेज है वो धूमिल हो रही है और इसी को लेकर डिफेमेशन का केस उन्होंने ठोका हुआ है अदालत में, जहां पर बिना शर्त के माफी मांगने की कंडीशन रखी और साथ ही 25 करोड़ का मुआवजे का दावा ठोका है। उस पर आज मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। देखना ये होगा कि जब सुनवाई शुरू होगी तो शिल्पा शेट्टी के वकील की तरफ से क्या कुछ पहलू, क्या कुछ उन खबरों को रखा जाता है जो शिल्पा शेट्टी को लगता है कि मीडिया कर्मियों की तरफ से गलत चलाया जा रहा है। मीडिया बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है टोक्यो ओलंपिक से। ये अहम खबर है, हिंदुस्तान का बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंच गई है। काफी अच्छी खबर जो आ रही है सामने, क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीन की खिलाड़ी को हरा दिया है। बॉक्सिंग के 69 किलो के जुमरे में लवलीना ने जीत दर्ज कर ली है। तो काफी अच्छी खबर जो टोक्यो ओलंपिक से सामने आ रही है। हिंदुस्तान का एक और मेडल पक्का समझा जा रहा है। हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर जो कि टोक्यो ओलंपिक से आ रही है और टोक्यो ओलंपिक से आपको बता दें कि बेटियां जो है नाम ऊंचा कर रही है और हिंदुस्तान का सर जो फख्र से ऊंचा हो रहा है। वही क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने जीत दर्ज कर ली है। 69 किलो के जुमरे में लवलीना ने जीत दर्ज कर ली है।